बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू है और अब बड़ा धमाकेदार किस्म का बयान आ गया। एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, एक नया मोड़ आ गया है, एक कड़ाकेदार मोड़ आ गया और बड़ा धमाकेदार किस्म का इंकशाफ हुआ है और ISPR की जानिब से एक बड़ा बयान आ गया है। इसी पे बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। बस आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। आ जाइए, मैं सबसे पहले बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई है, ISPR रावलपिंडी 15 August 2024, in connection with the FGCM proceedings of Lieutenant General retired Faiz Hameed, 3 retired officers are also in military custody for their actions prejudicial to military discipline. Further investigations of certain retired officers and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with the vested political interests are continuing. अब आप ये देखिए कि ISPR रावलपिंडी 15 अगस्त 2024 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त के ख़िलाफ़ अपने इक़दामात की वजह से फ़ौजी तहवील में हैं। ISPR कहता है कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मज़ीद तफ्तीश जारी है जो सियासी मफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ISPR ने ऐलान किया है कि जनरल फैज़ तो पकड़ा गया, उसकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तो शुरू है, बाकी भी 3 रिटायर्ड अफसरान फ़ौजी तहवील में हैं। ज़ाहिर है वो अफसरान कोई सिपाही या सूबेदार कोई या लेफ्टिनेंट तो नहीं होंगे, वो कोई बड़े अफसर होंगे, या वो ब्रिगेडियर होगा या मेजर। अब यहाँ पे ओहदा नहीं बताया गया, या वो मेजर जनरल होगा या वो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे। इस टाइप के, इस लेवल के लोग होंगे और हो सकता है किसी अगली प्रेस रिलीज़ में उनका ओहदा भी साथ आ जाए और उनका कोर्ट मार्शल भी शुरू हो जाए। और साथ ये भी लिखा कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मज़ीद तफ्तीश जारी है अभी और भी। तो इसका मतलब है कि हाफिज़ साहब ने पूरे गैंग पे हाथ डाला है, हाफिज़ साहब ने पूरे फैज़ हमीद के नेटवर्क पे हाथ डाला है। और यही अब आपको मैं इसमें कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। कुछ काले भोंड परेशान हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी भी बड़ी दिलचस्प वजह है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेटवर्क यहाँ नहीं पकड़ा गया इदारे में, नेटवर्क अडियाला जेल में भी पकड़ा गया है। अडियाला जेल का एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम वो गिरफ़्तार हुआ है, उसे एजेंसियों ने उठा लिया है, एजेंसियों ने गिरफ़्तार कर लिया है। और उसके साथ एक दूसरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वो भी गिरफ़्तार हो गया है। और कोई दर्जनों लोग अभी मज़ीद भी ये IG जेल खाना जात को बता दिया गया है कि मज़ीद भी बहुत सारे लोग हैं जिनको दर्जनों को गिरफ़्तार किया गया है जो इस तरह की सहूलतकारी कर रहे थे, जो पिंकी पिन। मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने ट्वीट भी मैं करता रहा, मैंने यहाँ भी मैंने कहा इसको जेल में रखो, महल में न रखो, इसको जेल में रखो। ये जिस तरह से इसने खुद कहा था नियाज़ी ने कि 10 दिन मुझे अगर जेल में रखते ना, परवेज़ अपना जनरल मुशर्रफ के दौर में 9 दिन रखा, अगर 10वां दिन आ जाता तो मैं ख़ुदकुशी कर जाता। आप इसको 10 दिन जेल में रखो, ये खुद खुदकुशी कर देगा। ये आपने रखा हुआ था महल में, आप इसे चॉकलेट्स खिला रहे थे, जूस पिला रहे थे, बकरे खिला रहे थे, पहाड़ी बकरे देसी घी में, देसी मुर्ग पका पका के देसी घी में। आप इसके वहाँ पे आप देखें तो सही, कूलर पता नहीं क्या क्या, फ्रिज पता नहीं क्या क्या। अब वो कहते हैं वो ये हमें दूसरा फ्रिज चाहिए, हमें ये चाहिए, रोज़ ही नई एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं। आपने इस माहौल में रखा हुआ था, कोई और कैदी भी है इस माहौल में?
आपने इस माहौल में इसको रखा हुआ था। इसको रखें जेल की सख्ती में, इसको रखें उस गर्मी में, इसको रखें उस जेल में जिसको जेल कहते हैं। फिर उसके बाद इसे पता चले इस मुजरिम को, इस दहशत गर्द को, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अब तो साबित हो गया है कि 9 मई इन्हीं के कहने पे हुआ है और ये मास्टरमाइंड है 9 मई के। मैं दहशत गर्द इस वजह से कह रहा हूं, मैं कोई बात बगैर सबूत के या कोई बात मैं तासुब की बुनियाद पे इंशाल्लाह नहीं कहूंगा। अब एक बहुत बड़ा बयान आया है ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, अब ये ऐसे मामूली बात तो नहीं है। और फिर उसके बाद अगर इधर उधर को यू टर्न को ले जाए या कोई पतली गली से निकल जाए या ये अगर इस तरह से हो तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन ख्वाजा आसिफ कहता है कि फैज़ हमीद जो 9 मई के वाक़यात है उसमें डायरेक्ट मुलव्विस है। फैज़ हमीद रास्ते दिखाता रहा और फैज़ हमीद बताता रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क का वज़ीर दिफा कह रहा है कि फैज़ हमीद रास्ते दिखाता रहा। ये अभी कल की बात है, आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा है और बाकी प्रोग्राम्स में भी उन्होंने कहा है, गालिबन तलत हुसैन के प्रोग्राम में भी कहा है, बाकी टीवी शोज़ में भी कहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, अब अगर आप हिरार्की देखें तो वज़ीर दिफा है, फिर सेक्रेटरी दिफा है, फिर आर्मी चीफ है और बाकी चीफ्स हैं, मतलब जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ और बाकी सर्विसेज चीफ्स, और इस तरह से ये एक हिरार्की बनती है। तो उस भले प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको तो वो बात बताऊंगा ना, यो कागज़ों में जो हिरार्की बनती है ये SOPs के मुताबिक। वज़ीर दिफा की पोस्ट ऐसी मजाक तो नहीं है। वज़ीर दिफा का बयान है कि जनरल फैज़ हमीद ने यह रास्ता दिखाया था, उधर भी हमला करो, उधर भी हमला करो। अब अगर मुल्क का वजीर दिफा कह रहा है तो कोई इंफॉर्मेशन की बेस पर कह रहा होगा, वो भले कहता रहे मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन उसके पास कोई, उसने क्यों कह दिया है कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई में मुलव्विस था, उसने वो क्यों कहा? इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्मी चीफ के खिलाफ पूरी प्लानिंग करने में जनरल फैज़ हमीद, आर्मी चीफ कौन होता है? कोई आर्मी चीफ दुकानदार तो होता नहीं है। ये ना समझिएगा कि मैं को दुकानदार को कमतर समझ रहा हूँ। मकसद मेरा कहने का ये है कोई प्राइवेट एंटिटी तो है नहीं। आर्मी चीफ एक इदारे का सरबराह है, वो इसी ममलकत का एक सर्वेंट है, एक मुलाजिम है, एक इदारे का सरबराह है, एक सरकारी ऑफिसर है। तो उसके खिलाफ बगावत की तो रियासत के खिलाफ बगावत है। अब DGSPR ने कहा ना कि अगर फ़ौज के खिलाफ बगावत है तो वो रियासत के खिलाफ बगावत है। इसका मतलब ये है कि अगर आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की तो रियासत के खिलाफ बगावत की। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क का वजीर दिफा कह रहा है। तो फिर अब बहुत सारे नेटवर्क और भी पकड़े गए, तो किधर थी एजेंसियां, कौन थे? मैंने आपको बताया था कि अभी नेटवर्क पकड़ा गया है, अडियाला से भी अभी तो पकड़ा गया है। मैंने आपको कहा था ये सहूलतकारी अडियाला से हो रही थी। ये सारी सहूलतकारी अडियाला में 10 बजते थे, दरवाजे जेल के बंद हो जाते थे, गप्पे हाँकी जाती थीं, उस वक़्त मीटिंग्स होती थीं। उस वक़्त इमरान खान को फ़ोन की फैसिलिटी दी गई अडियाला जेल में। ये अब बातें सामने आ रही हैं। खुद हामिद मीर साहब ने कहा है, उसको किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। फिर उसने कहा कि जनरल फैज़ का जेल के अंदर भी इमरान खान के साथ राब्ता था। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर को बताया गया, शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा कि फिर ये राब्ते कौन करवा रहा है, तो फिर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उनको बताया गया कि राब्ते ये करवा रहे थे। तो कौन करवा रहा? अभी इसी वजह से तो हाफिज़ साहब ने एक्शन लिया है। फिर ये इसका मतलब है कि हाफिज़ साहब ने अपनी मंजी तले डांग फेरी है। अब डांग नहीं, पूरा सोटा फेरा है उन्होंने, और अब वो पता चलेगा कि अब क्या सूरत हाल है। और अब जब होगी, काले भोंड क्यों परेशान हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? जनरल फैज़ हमीद, वो ये तोते वाली वो बात है कि दरिया में दरख्त है, दरख्त में पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, ठीक हो गया ना, और तोते में मेरी जान है। तो बहुत सारों के साथ जिनके साथ राब्ते हो रहे थे, जो ताने बाने मिल रहे थे, जब जनरल फैज़, अब ये अचानक ऐसे प्रेस रिलीज़ आ गई है कि 3 रिटायर्ड ऑफिसर, उनको भी हमने तहवील में ले लिया है और बाकियों की भी इंक्वायरी जारी है इस तरीके से। तो फिर कहेंगे भाई, जो तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड एक वाक़या हुआ है, जो वाक़या कभी भी नहीं हुआ था तारीख़ी एतबार से, अस्करी एतबार से, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हाफिज़ साहब कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे, एक बंदा मुझे मिला, वो कह रहा था यार कि भाई जो है ना, जनरल फैज़ के पास आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ सहाफ़ियों की या सियासी लोगों की, इनकी वीडियोज़ या इनके सबूत, जो इनकी कुछ कमज़ोरियाँ थीं,
जनरल फैज़ के पास अपने हर जनरल की भी कमज़ोरियाँ थीं। जनरल फैज़ के पास, जनरल फैज़ एक इस जगह पे बैठा, उसने तो और कोई काम किया ही नहीं, काम सारे पूछे किए हैं उसने सारे। ये जनरल बाजवा उनको क्यों नहीं कह सकता था, उसके पास जनरल बाजवा की भी 10 कमज़ोरियाँ थीं और जनरल फैज़ ने वो कमज़ोरियाँ नोट की हुई थी, वो अपने पास रखी हुई थी। वो इतना शातिर इंसान है कि उसने बाहर भी वो चीज़ें रखी हुई और अंदर भी रखी हुई और जनाब ये सारा कुछ। तो इस तरीके से तो फिर वाकई अप्रिशिएट करना तो बनता है, सलाम करना तो बनता है हाफिज़ साहब को। कि इसका मतलब है कि हाफिज़ साहब ने जनरल फैज़ को तुन के रखा, इसका मतलब है हाफिज़ साहब की कोई कमज़ोरी नहीं थी, न कोई करप्शन की कमज़ोरी, न कोई अखलाकी की कोई बेराह रवी की कमज़ोरी, न कोई चीज़ की कमज़ोरी हाफिज़ साहब की नहीं थी। वो ऐसे ही हाफिज़ कुरान नहीं है, वो अमली तौर पे भी कुरान पे अमल करते हैं। तो फिर हाफिज़ साहब की कोई कमज़ोरी नहीं थी जनरल फैज़ के पास। अदरवाइज़ अगर कमज़ोरी होती तो इस तारीख़ का अनप्रेसिडेंटेड वाक़या हमारे पास ना होता। आप सोच सकते हैं कि एक साबिक़ कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल, आप सोच, यहां तो कैप्टन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यहां तो कैप्टन को देख के वही बात है बिलावल भुट्टो दरदारी वाली के कांपे टांग जाती हैं, ठीक हो गया ना, टांगे कांप जाती हैं। यहां तो कोई उनके खिलाफ, और आप DGISI जो साबिक DGISI उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, कोर्ट मार्शल हो रहा है जो साबिक DGISI मुल्क की प्रीमियर एजेंसी, मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी, उसके सरबराह के साबिक सरबराह के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। ये मामूली बात है, ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड बात है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, बड़ा गैर मामूली वाक़या है, ये ऐसी बात नहीं है। और ये वही लोग कर सकते थे जिन लोगों का अपना दामन दागदार ना हो। हाफिज़ साहब की कोई कमज़ोरी अगर जनरल फैज़ के पास होती तो कभी भी हाफिज़ साहब उनका कोर्ट मार्शल न करते। और अब दूसरों को भी पकड़ रहे हैं जो उनका नेटवर्क है, और उनको भी अब काले भोंड क्यों परेशान हो गए हैं। कुछ काले भोंड वो इसलिए परेशान हो गए हैं कि भाई अब तो मामला यहाँ रुकेगा नहीं, अगले कल को कहेंगे लो जी हमने ये अपने बंदे को तो कोर्ट मार्शल कर दिया, हो सकता है इसको कैद भी हो जाए उसने, लें जी आप अपने लोगों का भी आप ज़रा कोर्ट मार्शल करें, ठीक हो गया ना। आप अपने कोर्ट में उनका कोर्ट मार्शल करें, आप अपने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करें। ये ऐसे मामूली बात नहीं है, ये वाकई कुछ लोग जो बता रहे, मैं तो आपको बता रहा हूं भाई यूथियों, ख्याल रखो, बहुत ही इत्मीनान से रहो, ऐसी बात नहीं है। इनको चूना न लगाओ यूथियों को, क्योंकि आप अगर ये चूना लगाओगे तो फिर ये बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी और ये आपको बददुआएं देंगे कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। अब ये हमारे दोस्त हैं, मैं तो खैर भाइयों की तरह है, सिद्दीक जान साहब, ये जनाब पता क्या है, इन्होंने एक बात की, अब उस पर वो बड़ी मीम्स भी बन रही हैं और बड़े लोग हंस भी रहे हैं और वो सारा कुछ ये हो रहा है। इन्होंने कहा असल में ये मजबूरी है, मैंने एज़ इट इज़ इसी तरह चलानी है, क्योंकि ये नूनों ने शरारत करके वो कह के कुछ लगा दिए हैं बैकग्राउंड में, तो मैं इसी तरह से चलाऊँगा। उन्होंने कहा था सिद्दीक जान साहब ने कि ये 14 अगस्त, बस ये 14 अगस्त, यही वाली 14 अगस्त, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट में वज़ीर इत्तलात भी थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने ये लिखा कि ये क्या पता मेरे भाई ने कौन सा 14 अगस्त कहा हो, 2034 वाला या 2030 वाला या 2040 वाला, कौन सा 14, उन्होंने यही 14 अगस्त कहा था। ये ज़रा आप सुन लीजिए वो क्या फरमा रहे हैं। सर 14 अगस्त गुजर गया, आज 15 अगस्त है, तो मैं कहता हूँ अब ये सुन लीजिए, ये ऐसे ही चूना लगाते हैं सारे यूथियों को। ये ले, अब मैक्सिमम इमरान खान को अगर अंदर रखा जा सकता है तो वो 14 अगस्त से आगे तक नहीं ले जाया जा सकता। मेरी ओपिनियन ये है। 14 अगस्त का तहरीक इंसाफ पहले प्लान कर रही थी कि 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च करना है। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान की रिहाई के मामला बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन आज की तारीख से अब इमरान खान जितने दिन जेल में रहेंगे उसका जिम्मेदार मैं तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत को ठहरा उसका जिम्मेदार मैं तहरीक इंसाफ की बाहर वाली क़यादत को ठहराता हूँ। वो जितने दिल में जेल में रहेंगे वो ये ज़िम्मेदार होंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। उनको पता है अच्छी तरह से कि तहरीक इंसाफ की जो बाहर वाली क़यादत है वो वड्डे घर के साथ राब्ते में है। जनरल फैज़ ने उस क़यादत में से कुछ लोगों के साथ रब्ता किया था और उल्टा उन्होंने फिर वड्डे घर को बताया कि सर ये हमारे साथ रब्ता कर रहा है। अब उनको पता चल गया कि अब यहाँ राब्ता, अब तो यूथियों ने खैर से जान छुड़ाना शुरू कर दी ना। यूथियों तो ऐसे बच के पतली गली से निकल रहे हैं जैसे जनरल फैज़ का उनको नाम ही ना पता हो कि ये क्या है।
जैसे उनको नाम ही कभी पता ना हो कि यार ये कौन होता है, ये अच्छा जर्नैल था, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा ये DGI था, हमें तो पता ही कोई नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे, हम बड़े मासूम थे। तो अब तो इस तरीके से बच बचा के वो निकल रहे हैं योद्धिए। ये 14 अगस्त गुजर गया है, 15 पता नहीं कितने 14 अगस्त गुजर जाएंगे, खान साहब बाहर नहीं आएंगे, ये इत्मीनान रखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पार्टी को बस आप मज़े मज़े की खबरें सुनते रहें। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, उन प्यासों को पानी पिलाएं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। मेरा तो दिल करता है भाई हमारे पास अल्लाह के करम से इतना कुछ ट्रस्ट के मामलात के हवाले से आ जाए, किसी को बेरोज़गारी को राशन और हर एक चीज़, लेकिन पानी वो बेसिक कम्युनिटी है। अब मैंने आपसे कहा ना कि अगर मेरे पास पानी ना हो और बिजली भी ना हो और मुझे कोई कहे कि जी अब आपको क्या चाहिए, एक मिल सकता है, तो वो कोई पागल भी हो तो वो कहेगा मुझे पानी चाहिए। भाई वो तो बात की बात है ना, बिजली नौकरी सारे, जब पानी है तो मैं तो अभी पानी अगर मुझे ना मिले तो चंद घंटे के बाद या चंद दिनों के बाद तो बंदा मर जाएगा, ठीक है ना। तो पानी एक ऐसी बेसिक नीड है। वो जोड़ों का पानी पीते, कौन बंदा होगा कि जौहर का पानी उस सूरत में पिया जाता है कि जब उसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन ना हो और वो कहे कि यार अच्छा चलें मैं यही पी लेता हूँ, अगर ये नहीं पीऊँगा या मेरे बच्चे नहीं पिएंगे, इसी को किसी छान के कोई उबाल के पी लूँ। जौहर का जिस तरीके से वो ऐसे पानी डाल रहे होते हैं बर्तनों में जैसे वो गटर का पानी हो, गटर वाला पानी, फिर उसको उबालते हैं, फिर उसको, मैं तो चशमदीद गवाह हूँ, हम तो उधर जाते रहते हैं, मेरी टीम जाती रहती है वहाँ पे, वो जाके जब देखते हैं तो इस तरीके से यार ये पानी पी रहे हैं। फिर जब हम उनको पानी देते हैं तो कुछ लोगों को हैरत होगी कि यार वो पानी पे इतनी खुशी क्यों मनाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि ये पानी पे इतनी खुश हो। मैंने कहा जी हाँ सर, उसकी वजह यह है कि आपके पास भी पानी है, मेरे पास भी, हम मिनरल वाटर भी पी सकते हैं, ठीक हो गया ना, और पीते भी हैं। लेकिन मसला यह है कि इनके पास गटर वाला पानी, इनके पास जोड़ों वाला पानी, इनके पास नालों वाला पानी ये पी रहे हैं। अब आप उनको ठंडा पानी पिलाते हैं, वो आपके मरहूमीन के लिए भी दुआएँ करते हैं, आपके सेहत और सलामती के लिए भी झोलियाँ उठा उठा के दुआएँ करते हैं। ये पानी पे इतने खुश होते हैं कि इतने खुश तो ये ईद पे भी नहीं होते, इतने खुश तो कि किसी खुशी पे, अपनी शादियों पे भी नहीं होते, जितने पानी के प्रोवाइड होने पे खुश होते हैं। असल मामला ये है। तो आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक ज़रूर उनको वाटर प्रोजेक्ट लगा के दें, ताकि आपके वालदा मोहतरमा अगर वो मरहूमा हैं, वालिद मोहतरम अगर मरहूम हैं, अगर वो ज़िंदा भी हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनके सेहत और सलामती के साथ रखे, उनके भी, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी बच्चों की हिफाजत के लिए इन मरहूमीन, इन मरहूम तबका, ये जो मरहूम, ये जो महरूम तबका है, अपने इस महरूम तबके को अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। आप एक नहीं लगा सकते, 2-3 बंदे मिल के लगा दें। आप अगर एक यकदम नहीं लगा सकते, 2 किस्तों में लगा दें। यहाँ 6 एक वाटर प्रोजेक्ट भी एक बंदे ने लगाए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 ने मिल के भी लगवाया है। सारे ऑप्शन मौजूद हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।